नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चुनाव पर विशेष कार्यक्रम चुनाव की बात, जहां दोनों विधानसभा चुनाव होने वाले राज्यों की हर बड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। और सप्ताह में ये वो कार्यक्रम होता है जो कि अगर चुनावी सप्ताह में आपकी कोई भी खबर छूट गई हो तो वो हम आप तक इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं घाटी की खबर से, जम्मू कश्मीर की खबर से। चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद अनुच्छेद 370 हटने के बाद विधानसभा के चुनाव हो गए। पहले चरण में 61.13% वोट पड़े। अभी अंतिम आंकड़ों का भी इंतजार रहा। सुबह ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लग गईं। किश्तवाड़ हो, बिजबिहाड़ा हो, डीएच-पोरा सीट जो थी, वहां कार्यकर्ताओं के बीच हल्के फुल्के विवाद अगर छोड़ दिए जाएं तो कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं मिली। पहला चरण उत्साहवर्धक था। लोकसभा चुनाव की तरह अलगाववादी और आतंकी परिवारों की जो जमात से जुड़े सदस्य थे, उन्होंने पहली बार लोकतंत्र के प्रति आस्था जताई, जिस पर यह कहा गया कि वाकई में इस बार अगर अलगाववादी चुनाव का हिस्सा हैं तो निश्चित तौर पर इस बार घाटी बदलाव चाहती है, विकास चाहती है। पहले चरण में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपिया, चिनाब वैली के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले की 24 सीटों पर वोटिंग थी। 219 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। किश्तवाड़ जिले में सबसे अधिक वोटिंग हुई और यहाँ की सबसे अधिक सीटें भी थी, 80 सीटें। और सबसे कम जो वोट परसेंटेज दिखाई पड़ा वो पुलवामा जिले का दिखाई पड़ा। कुलगाम में जमाते इस्लामी समर्थक जो निर्दलीय प्रत्याशी सयार अहमद रेशी थे, त्राल में मारे गए हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी समेत कई अलगाववादियों ने वोट डाले। ये भी एक बड़ी बात रही। चुनाव के मद्देनजर दक्षिण कश्मीर के अलावा चिनाब वैली के डोडा, किश्तवाड़ में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध रहे। सभी बूथों पर पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई, जिसके बाद घाटी में पहला चरण का चुनाव बहुत आसानी से संपन्न हो गया। छिटपुट कुछ घटनाएं सामने आई, लेकिन वो बहुत काउंटेबल नहीं थी। 61% से ज्यादा वोट परसेंटेज ये बता रहा है कि अब घाटी बदलाव चाहती है, घाटी विकास चाहती है। जम्मू कश्मीर के लोग अब पूरी तरह से बदलना चाहते हैं अपने राज्य को। दो चुनावी राज्यों में अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीजेपी में भी कांग्रेस के बाद कलह दिखाई पड़ रही है हरियाणा में। दरअसल हरियाणा कांग्रेस में जहां सीएम पद को लेकर काफी दिनों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी सैलजा हो या रणदीप सुरजेवाला हो, इन सब के गुट जो हैं वो एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अलग अलग तरीके के बयान आ रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन अब बीजेपी में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष, एक दूसरे के दावे दिखाई पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ नेता अनिल विज, मंत्री रह चुके अनिल विज ने जिस तरह का बयान दिया, सियासत गर्मा गई। अनिल विज ने कहा कि मैंने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा, अब अपनी वरिष्ठता के आधार पर सीएम पद के लिए दावा पेश करूंगा। इसके बाद बीजेपी में सियासी भूचाल आ गया। अनिल विज को नायब सिंह सैनी कैबिनेट में जगह भी नहीं मिली थी। आपको याद होगा, जब सैनी का नाम सामने आया तो उस मीटिंग को भी छोड़कर अनिल विज चले गए थे। इसके बाद वो पार्टी से तब से नाराज थे। अब उन्होंने सीएम पद का दावा ठोका है। अनिल विज अंबाला जिले के अंबाला कैंट से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो अब कांग्रेस के बाद बीजेपी में भी जिस तरीके की बातें दिखाई देने लगी, ऐसा लगता है कि हरियाणा में आला कमान की मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि कांग्रेस अभी तक कुर्सी को लेकर, कुर्सी के चेहरे को लेकर खींचतान देख रही थी, लेकिन अब मुख्य उसकी प्रतिद्वंदी बीजेपी में भी, जो कि सत्ता में भी है। और बीजेपी ये चाहती है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये जो एक तरीके से कह लीजिए कि वाकई में कुरुक्षेत्र जैसा है हरियाणा का चुनाव, उसे लेकर वो बहुत कमबैक चाहती है और एक तरीके से कह लीजिए कि वो हैट्रिक की पारी खेलना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से ये दिखाई पड़ रहा है पार्टी के भीतर ही मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जिस तरीके के विवाद नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि ये जो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो पार्टी हरियाणा में कमबैक चाहती है, जो लोकसभा चुनाव के परिणाम से जो निराशा कार्यकर्ताओं में रही है, अनुरूप रिजल्ट नहीं थे विधानसभा में जो वो चाहती है, ऐसा होता नजर नहीं आएगा। क्योंकि इस तरीके की समस्याएं अगर आएंगी तो गुटबाजी बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। देखना यह है कि बीजेपी इससे कैसे पार पाती है। लेकिन फिलहाल इस हफ्ते अनिल विज के बयान से बहुत सनसनी दिखाई पड़ी हरियाणा बीजेपी में और बीजेपी के तमाम नेताओं में। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से उनके प्रमुख नेता कह लीजिए, उनका नेतृत्व करने वाले कह लीजिए, या फिर सदन में एलओपी कह लीजिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी।
राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अचानक से करनाल के घोगड़ीपुर गांव में दिखाई पड़े। कहा गया कि यह चुनाव से पहले का ही उनका एक तरीके का स्टंट कह लीजिए या फिर एक तरीके की तैयारी कह लीजिए। हर कोई हैरान था। राहुल गांधी ने हरियाणा दौरे के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी थी। प्रदेश के किसी भी कांग्रेस के नेता को उनकी इस यात्रा के बारे में नहीं पता था। राहुल गांधी अचानक से घोगड़ीपुर गांव पहुंचे, अमेरिका में घायल युवक के परिजनों से मिलने के लिए। कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी हरियाणा के करनाल जिले पहुंचे थे और वो सरप्राइज देते हुए नजर आए। सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास वो घोगड़ीपुर गांव में थे। यहां उन्होंने एक युवक के परिवार से मुलाकात की। दरअसल राहुल गांधी अमित नाम के एक युवक के परिवार से मिलने गए थे। अमित अमेरिका में रहते हैं और वो वहां एक हादसे में घायल हो गए थे। अमित से वहां राहुल गांधी ने वादा किया था, जब वो अमेरिकी दौरे पर थे उन्होंने अमित से मुलाकात की थी और कहा था कि वो जरूर आपके परिवार से मिलने जाएंगे। और चूंकि मौसम भी चुनावी है, माहौल भी अब वोटिंग के लिहाज से है, तो राहुल ने अपना वादा पूरा किया। अमेरिका में अमित से मुलाकात के दौरान राहुल ने जो वादा किया था उसको निभाते हुए वो उनके घर वालों से मुलाकात करने हरियाणा पहुंच गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। उन्होंने इस दौरान वीडियो कॉलिंग करके अमित से बातचीत भी की। राहुल गांधी सुबह घोगड़ीपुर में अमित कुमार के घर जब पहुंचे थे तो वहां उनकी मां से, उनके पिताजी से उनकी मुलाकात हुई। तकरीबन 7:15 बजे के आसपास वो वहां से निकले। एक अगर तैयारी के तौर पर देख लीजिए तो राहुल गांधी चुनाव से पहले इस तरीके की मुलाकातें खुद भी करते हैं और लोगों को भी बुलाते हैं। शायद उसी कड़ी में ये एक और स्टेप रहा होगा। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। हरियाणा में किसी तरीके का प्लान नहीं था राहुल गांधी का, लेकिन उससे पहले जब वो पहुंचे वहां पर तो सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई कि राहुल गांधी वाकई में अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं हरियाणा की। शायद उसी कड़ी में ये उनकी एक मुलाकात थी, एक दौरा था जहां पर वो उस व्यक्ति के परिजनों से मिलने गए थे जिससे उनकी मुलाकात अमेरिका में हुई थी और वो घायल था वहां पर, जिससे उनकी बातचीत हुई थी और उन्होंने वादा किया था कि वो जरूर जाएंगे आपसे मिलने। और वो चुनावी तैयारियों की तरह ही वहां दिखाई पड़े। हरियाणा में उनका ये पहला कार्यक्रम था चुनाव की घोषणा के बाद से, इसलिए इसकी सियासी गलियारों में भी खूब चर्चा हो रही है और राहुल गांधी का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस हफ्ते दोनों ही अगर देखा जाए तो प्रमुख दल जो कांग्रेस और बीजेपी हैं, उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र मैनिफेस्टो का ऐलान किया। आपको बता दें, वादों की झड़ी लगाता हुआ दोनों ही पार्टियों का मैनिफेस्टो पटल पर आ गया, वोटर्स के बीच में आ गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना जो पार्टी का घोषणा पत्र था वो जारी किया। इसमें महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की, सभी लोगों की बातें करते हुए लोग दिखाई पड़े, तमाम दावे वादे करते हुए दिखाई पड़े। इसे संकल्प पत्र नाम दिया बीजेपी ने। 20 सूत्रीय एजेंडा इसमें पेश किया गया। महिलाओं को लेकर घोषणाएं थी, युवाओं को लेकर घोषणाएं थी। ये सब कुछ इनके जो पूरे मैनिफेस्टो का जिस्ट था उसमें दिखाई पड़ा। कांग्रेस ने भी हरियाणा की जनता के सामने अपनी 7 गारंटियां रखनी। कांग्रेस यहां बढ़त बनाती हुई बीजेपी से इसलिए दिखाई पड़ी क्योंकि उसने पुरानी पेंशन स्कीम की भी बात की और बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी 6000 की पेंशन की बात की अपनी मैनिफेस्टो में। गरीबों को 2 कमरे का घर, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, किसानों को एमएसपी में राहत, कानूनी तौर पर लागू किया जाए इसे, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। ये सारी योजनाएं जो हैं वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिखाई पड़ी। यानी दोनों ही पार्टियों ने जमकर एक तरीके से कह लीजिए कि रेवड़ियां बांटी हैं, वादे किए हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। कई बार जब इस तरीके की ऐलान जब मैनिफेस्टो में होता है या नेताओं के द्वारा होता है तो यही पार्टियां सवाल उठाती हैं कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। और अब हरियाणा के चुनाव में दोनों ही मैनिफेस्टो में, दोनों प्रमुख पार्टियों के मैनिफेस्टो में वादे और खूब लोक लुभावन जो बातें हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। मैनिफेस्टो किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने तैयार किया है, कैसे कांग्रेस बढ़त बनाती दिखाई पड़ रही है, क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में है और क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है, ये सब समेटे हुए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव की बात में ये स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए। क्या हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है? हैट्रिक के लिए मुफ्त वादों के समंदर में बीजेपी उतरती नजर आ रही है। मुफ्त की रेवड़ियों पर आपत्ति जताने वाली पार्टी हरियाणा चुनाव में रेवड़ियां बांटने में लगी है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है। हरियाणा बीजेपी पर अगर इस तरीके की बात कही जाए तो वाकई में ये तथ्यात्मक रूप से सही नजर आती है।
हरियाणा में मुफ्त की रेवड़ियों की बहार है। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अब जमकर मुफ्त की रेवड़ियां बांटी है। हरियाणा में फिर से सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने पहली बार अपनी परंपरा बदल दी है। आपको बताते हैं कि क्यों इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं और क्यों ये आरोप लग रहा है कि रेवड़ियों पर सवाल उठाने वाली बीजेपी खुद रेवड़ी बांटती दिखाई पड़ रही है। आज के समय में सत्ता की दौड़ में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता, जिसका ताजा उदाहरण हरियाणा विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले कुछ दिनों पहले बीजेपी और कांग्रेस ने हरियाणा में वादों की बहार लगा दी। एक दिन पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रेवड़ियां बांटी। उसके एक दिन बाद बीजेपी ने जमकर मुफ्त वाली घोषणाएं कर दी। कर्ज से जूझ रहे हरियाणा में मुफ्त की रेवड़ियां देने वाली कांग्रेस और बीजेपी के बीच जोर आजमाइश चल रही है। कौन कितनी मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है? कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी ने भी हरियाणा में महिलाओं के खाते में प्रति महीने 2100 रुपए भेजने का वादा कर दिया। मुफ्त रेवड़ियों का अक्सर विरोध जताने वाली बीजेपी ने इस वादे के साथ हरियाणा में अपनी परंपरा बदल दी, या यूं कहें कि अपनी परंपरा तोड़ दी। बीजेपी अक्सर खासकर हरियाणा में मुफ्त रेवड़ियों को बांटने के खिलाफ रही है। हरियाणा में पहली बार है जब बीजेपी ने मुफ्त में पैसे भेजने का ऐलान किया है। बीजेपी के 20 सूत्री संकल्प पत्र में सबसे ज्यादा योजनाएं युवाओं, महिलाओं और ओबीसी वर्ग से संबंधित है। रोचक बात यह है कि बीजेपी कांग्रेस की 5 घोषणाएं एक जैसी हैं। आइए जरा आपको बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के वो कौन से वादे हैं जो जस के तस दिखाई पड़ते हैं। महिलाओं के खाते में पैसे भेजना, बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये दोनों सेम है। कांग्रेस ने सरकार आने पर महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने की घोषणा की है। बीजेपी ने इसके बरक्स 2100 रुपए देने की बात कही है। सरकारी नौकरियां, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में दोनों का जिक्र किया है। युवाओं को लुभाने के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा हुआ है। बीजेपी ने वादा दोहराते हुए कहा कि तीसरी बार उसकी सरकार आने पर बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देंगे। सिलेंडर, जो कि दोनों ही पार्टियों के लिए मेन मुद्दा होता दिखाई पड़ रहा है, महिलाओं के ऊपर, परिवार के ऊपर फोकस करते हुए 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात दोनों ही पार्टियों ने कही है। बीजेपी ने 2 महीने पहले इस योजना की शुरुआत की थी, मगर यह योजना सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को मिल रही थी। अब बीजेपी ने सभी महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है। एमएसपी एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बीजेपी और कांग्रेस की घोषणा पत्र में दोनों ही पार्टियां जिक्र करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कांग्रेस ने एमएसपी को कानूनी गारंटी देने वाला किया है, वहीं बीजेपी ने राज्य की 24 फसलों को एमएसपी के दामों पर खरीदने का वादा किया है। आपको बता दें, दोनों के घोषणा पत्र में आवास बनाने की घोषणा भी है। बीजेपी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास और कांग्रेस ने 100 गज जमीन देने के साथ साथ घर बनाने के लिए 3.5 लाख देने की घोषणा की। अगर देखा जाए तो ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पर, यानी इन मुद्दों पर दोनों ही पार्टियां सेम दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इन घोषणाओं में भी कांग्रेस बाजी मारती दिखाई पड़ रही है। इधर कांग्रेस कैसे बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ रही है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 6000 रुपए पेंशन देने का भी वादा किया है, जबकि बीजेपी ने डीए की तर्ज पर पेंशन बढ़ाने की बात कही है। वहीं कांग्रेस ने ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा और जातिगत सर्वे कराने की भी बात कहकर पिछड़ों और एससी वोटर्स को साधने की कोशिश की है। सैनी सरकार ने पिछले दिनों ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख की थी। कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने और हरियाणा की नशा मुक्त बनाने और पुरानी पेंशन बहाल करने का भी वादा किया है। बीजेपी ने इन क्षेत्रों में कोई घोषणाएं नहीं की हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस बढ़त बनाते दिखाई पड़ रही है घोषणाओं के मामले में। वहीं कांग्रेस ने हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की भी घोषणा की है, जबकि बीजेपी ने 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देने की बात कही है। हालांकि इन योजनाओं की घोषणाओं से सरकार के खजाने पर काफी बोझ पड़ेगा। सिर्फ पेंशन दोगुनी करने से ही सरकार के खजाने में सालाना करीब 21,000 करोड़ रुपए का बोझ आने वाला है। वहीं 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने पर सब्सिडी बिल करीब 3200 करोड़ रुपए का आएगा। अंदाजा लगाइए कि कैसे पार्टियां जमकर रेवड़ियां बांट रही हैं, घोषणाएं कर रही हैं। अब कुछ ऐसी भी घोषणाएं हैं जिसमें कि बीजेपी ने बाजी मारी है। बीजेपी ने सरकार आने पर ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी देने का वादा किया है। बीजेपी ने अलग अलग जातियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने का वादा किया है। बीजेपी ने देश के किसी भी सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले हरियाणा के ओबीसी छात्रों को संपूर्ण छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। उधर बीजेपी ने हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने की भी गारंटी दी है। यानी बीजेपी कांग्रेस से इन मामलों पर अलग दिखाई पड़ती है।
कुल मिलाकर मतदाताओं को लुभाने के लिए दोनों ही पार्टियों की तरफ से सारे इंतजाम घोषणा पत्र में कर दिए गए हैं। इधर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने जब गुजरात चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियों की बौछार की थी तो सबसे पहले बीजेपी ने ही सवाल उठाया था। इस तरह चुनाव के वक्त खजाना लुटाना आखिर किस हद तक जायज है। बाद में रेवड़ी कल्चर का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुनवाई के दौरान बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि राजनीतिक दलों को चुनावी वादे करने से रोका नहीं जा सकता। अब बीजेपी ही वो करती हुई दिखाई पड़ रही है। पीएम मोदी ने मुफ्त की योजना पर क्या कुछ कहा था, यह भी आपको याद दिला दें। जुलाई 2022 में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी कल्चर पर बोला था कि यहीं से इस पर बहस छिड़ी कि बिना किसी का नाम लिए वो कहते दिखाई पड़े कि कुछ पार्टियां देश में रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। पीएम ने कहा कि सभी को मिलकर रेवड़ी कल्चर की सोच को हराना होगा। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। पीएम मोदी का निशाना उन नेताओं पर था जिनके तहत राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले ही मुफ्त बिजली, पानी, लैपटॉप, कैश या दूसरी चीजें दे रही थी। अब खुद बीजेपी भी वो काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ही इस तरह की योजनाओं का जिक्र किया था जिसका उन्हें चुनाव में फायदा भी मिला। अब हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस ने एक बार वही मुफ्त की योजना की भरमार देकर चुनावी कल्चर से पहले रेवड़ी कल्चर को जो बढ़ावा दिया है उस पर सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है, आप सब जानते हैं। 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ परिणाम आएगा। लेकिन ये जो घोषणाएं, लोक लुभावन घोषणाएं एक तरीके से कह लीजिए जो की गई हैं, जनता वोटर्स किसके पक्ष में गए ये पता चलेगा 8 अक्टूबर को। फिलहाल इसी रिपोर्ट के साथ चुनाव की बात में बस इतना ही। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए, हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।